कावड़ियों के बीच हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ियों का स्वागत किया है। हर साल की तरह मुख्यमंत्री ने कावड़ियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया और कावड़ियों को उपहार भी भेंट किए। हरिद्वार के ओम घाट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कावड़िये काफी गदगद हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव भक्त कावड़िये हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक हैं। हमारा प्रयास है कि सभी शिव भक्त कावड़िये हरिद्वार से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार में मौजूदगी के दौरान कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हर की पैड़ी से लेकर हाईवे तक हेलीकॉप्टर ने कावड़ियों पर जमकर फूल बरसाए। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती देख हर की पैड़ी पर मौजूद हजारों कावड़ियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ियों के चरण प्रक्षालन किए। ये रवायत अब इतनी मशहूर हो गई है कि कावड़िये खुद हरिद्वार पहुंचकर उन्हें पता होता है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। सर, ये किस तरह से विचार आया मन में कि कावड़ियों को इस तरह से सम्मान किया जाना चाहिए? देखिए, ये कावड़ यात्रा बहुत हमारी धार्मिक आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, पौराणिक यात्रा है और इसका अपना बहुत महत्व है। शिव भक्त बहुत लंबी दूरी तय करके माँ गंगा का जल लेने आते हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर उनके आगमन के लिए होती हैं कि उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, उनका स्वागत हो। और यहाँ पर हम पुष्प वर्षा भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं, उनके पैर प्रक्षालन भी करते हैं जी। सभी प्रकार का एक कि उनका हर प्रकार से यहाँ पर स्वागत भी हो, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। कावड़ यात्रा सर हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है। अभी 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार करके जा चुके हैं, जबकि अभी तो 2 चरण बाकी हैं। इसके क्या इस बार उम्मीद? नहीं, इस बार ऐतिहासिक होगी यात्रा और बहुत लोगों में जोश है, बहुत उत्साह है और सभी पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार हैं। सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। ठीक, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमने बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि कावड़ यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यात्रियों के अनुभव को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार जो है भरसक तौर पर प्रयास कर रही है। जी, न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। कावड़ मेले में पंचक समाप्त होने के बाद अब शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उमड़ रहा है। एक दंपति शिव भक्त अपने बच्चों के साथ कावड़ लेकर अपने गंतव्य को जा रहे हैं, जो कि सड़क पर आकर्षण का केंद्र बन गए। उनका कहना है कि बच्चे बीमार हो गए थे, तब भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी कि यदि बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे तो कावड़ में हरिद्वार से जल उठाएंगे। वहीं दंपति यूपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 3 महीने का है कि 7 महीने का है। मेरा बड़ा लड़का बीमार होने के कारण मैंने बोला था, जब अस्पताल में पैसे लग रहे थे, बाबा भोलेनाथ मगर मेरे बच्चे को ठीक कर दे तो मैं आपका जोड़ा पूरा करूँगा। तो मेरा बच्चा 15 दिन में ही ठीक हो गया था। बच्चे सही सलामत रह जाए, उनकी जोड़ा करने के लिए आए थे। क्या लड़का लड़की क्या है? दोनों भोले हैं। दोनों भोले। तो क्या लगा आपको कि छोटे बच्चों को जल लेके जाना चाहिए, तो अपने दूर से पैदल लेके जाना चाहिए? हाँ जी, मन्नत इससे कहते हैं मन्नत पूरी हो जाती है। अच्छा। उत्तरकाशी में डाक कावड़ यात्री बड़ी संख्या में रुख किए हुए हैं। कावड़ यात्री यूटिलिटी और ट्रक में भरकर गंगोत्री धाम जल भरने पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये पहाड़ों की संकरी सड़क पर सफर कर रहे हैं, उससे दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। मानकों को ताक पर रखकर बेरोक-टोक यात्री सफर कर रहे हैं। यूटिलिटी गाड़ी की छत को ढककर उस पर भी कावड़िये बैठकर आराम से सफर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। एक और बरसात का मौसम और दूसरी तरफ इस तरह का सफर खतरनाक हो सकता है। उत्तरकाशी में जल भरने गंगोत्री पहुंचे कावड़ियों को बचाया गया है। पैर फिसलने से कावड़िये गहरी खाई में गिर गए और बेहोश हो गया। जैसी इसकी जानकारी पुलिस को मिली, तुरंत ही फायर सर्विस का ड्राइवर अर्जुन नेगी गहरी खाई में उतरा, अपने कंधे पर लाकर शिव भक्तों को बचाया। हादसे में हरियाणा निवासी कावड़िये के पैर फ्रैक्चर हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ये रास्ता है। रुड़की में कावड़ियों ने स्थानीय राहगीरों से मारपीट की है। कावड़ियों का आरोप है बाइक से उनकी कावड़ पर टक्कर मार दी गई। टक्कर के बाद ही कावड़ियों से विवाद हो गया था। इसके बाद लाठी डंडों से बाइक सवार की पिटाई हो गई। बाइक में भी कावड़ियों ने तोड़फोड़ कर दी।
ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून से एक फर्जी मौलाना मोहम्मद याकूब को गिरफ्तार किया गया, जो मदरसों के नाम पर चंदा उगाही करता था। मोहम्मद याकूब सहारनपुर के बिहारीगढ़ का रहने वाला है। उत्तराखंड में अभी तक ऑपरेशन कालनेमी के तहत 300 से ज्यादा ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो लोगों को ठगने का काम करते थे। अभी भी कई ऐसे फर्जी बाबाओं की तलाश की जा रही है। अखिलेश यादव के गांव सैफई में बन रहे केदारनाथ की तर्ज पर मंदिर का विरोध तेज हो गया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने सैफई के मंदिर को लेकर बड़ा विरोध जताया। पुरोहितों ने सैफई में बन रहे मंदिर के काम को फौरन रोकने को कहा और काम नहीं रोकने पर अखिलेश यादव के घर के बाहर प्रदर्शन करने की बात कही। हर हर बोले नमः शिवाय। केदार के प्रतिचिन्ह का एक केदारनाथ के नाम से मंदिर बना रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित था कि अब जाकर के ये केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर भी उसके बावजूद भी अखिलेश यादव एक दिव्य भव्य मंदिर केदारनाथ का बना रहे हैं। इन नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था, उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। और अगर ये मंदिर रुकेगा नहीं तो हम अखिलेश यादव के घर के सामने भी धरना देंगे। बद्रीनाथ धाम के नाम पर फर्जी तरीके से दान राशि वसूलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में देहरादून साइबर पुलिस को एक शिकायत दर्ज मिली है। इसमें शिव धाम फाउंडेशन नाम की वेबसाइट के माध्यम से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। बीकेटीसी के मुताबिक अमित त्रिवेदी शिव धाम फाउंडेशन के नाम से एक फर्जी फेसबुक प्रोफाइल और वेबसाइट चला रहे हैं। इसके जरिए बद्रीनाथ के संरक्षण के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा है। बद्रीनाथ के नाम से एक शिव फाउंडेशन बनारस के लोग कि भगवान की दिवाली जीर्ण सिंह ये नहीं बता रहे कि बनारस में है ये मंदिर। और इस प्रकार से पूरे देश में ऑनलाइन की फर्जी कयामत चल रही है। कारनामा कर रहे हैं लोग, कभी केदारनाथ के नाम पे, कभी बद्रीनाथ के नाम पे, कभी कहते हैं कि हम ऑनलाइन पूजा करते हैं, कभी कहते हैं हम ऑनलाइन पिंडदान करते हैं, कभी कहते हैं हम नरसिंह तप्त कुंड की पूजाएं करते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल किच्चा को कागजों में मदरसा दिखाकर छात्रवृत्ति प्राप्त करने का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव विवादों का दूसरा नाम बनकर रह गए हैं। शौचालय दूर होने और डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत नहीं होने को आधार बनाकर 2 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया तो राज्य निर्वाचन आयोग पर बड़े सवाल खड़े हो गए और देहरादून की सड़क पर इस फैसले के बाद कांग्रेस का तीखा प्रदर्शन भी देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए अब शौचालय की दूरी भी परीक्षा बन चुकी है। टिहरी की प्रत्याशी का नामांकन सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उनका शौचालय घर से 150 मीटर दूर था। यही नहीं, सीता देवी का नामांकन इसलिए रद्द हुआ क्योंकि नो ड्यूज सर्टिफिकेट पर सचिव की जगह किसी और अधिकारी के हस्ताक्षर थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने न सिर्फ दोनों नामांकन को वैध करार दिया बल्कि आरओ को कड़ी फटकार भी लगाई। अब जबकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, हाईकोर्ट के फैसले का कैसे पालन होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग इसमें उलझे हुए हैं। माननीय आयोग जैसे भी हमें निर्देश देंगे, क्योंकि प्रोसेस आयोग की अधिसूचना के रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो जैसे जैसे हमें राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश आते रहेंगे वैसे ही संबंधित आरओ को वो निर्देश निर्गत किए जाएंगे और वही आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जो है आयोग स्तर पर इस पर अध्ययन और इस पे जो भी विधिक परामर्श है वो लेने के लिए पत्रावली संचालित कर दी गई है। निर्णय होते ही इस पे अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी उसके संबंध में फिर जो है आप सभी को अवगत कराया जा सकेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग पर पहले ही आरोप लगा रहा विपक्ष इस घटना के बाद सड़कों पर उतर आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे गंभीर मामला बताया और खुद धरना देने राजभवन के बाहर पहुंचे। यहां पुलिस कर्मियों ने जबरन करण माहरा को हटा दिया। करण माहरा को उठाकर पुलिस की जीप में डाला गया और वहां से हटा दिया गया। करण माहरा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित आरओ को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को उनके सरकार की बातें याद दिला रही है। प्रदेश का चुनाव आयुक्त पूरी तरीके से सरकार से मिला हुआ है, घुटने टेका हुआ है। रिटायरमेंट के बाद उसको इस पद पर बैठाया गया है और हाईकोर्ट ने उनके 6 तारीख की लिखी चिट्ठी पर जो टिप्पणी की है कि आरपीए का जो अम्ब्रेला एक्ट है, पंचायती राज एक्ट का धारा 9 का उपधारा 6 और 7 का खुला उल्लंघन है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जिस मनमानी से कांग्रेस ने 75 साल देश के अंदर रूल किया, ऐसे चुनाव आयुक्त इन्होंने नियुक्त किए जो चुनाव आयुक्त इनके घरों में बैठ करके फैसले करते थे, या उस पार्टी के नेता। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन नामांकन जैसे बुनियादी मामलों पर भी जब अदालत को दखल देना पड़े तो सवाल सिर्फ प्रक्रिया पर नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और जवाबदेही पर भी उठते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। 3 लेयर पंचायत राज व्यवस्था भले ही सबसे छोटी इकाई हो, बावजूद इसके पंचायतों से एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे नेता निकले हैं जिन्होंने सियासत में हर वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाहत हर नेता को रहती है। देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव का शोर है। पंचायती सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवार रात दिन एक किए हुए हैं। राजनीति की पाठशाला कहे जाने वाली पंचायतों का सियासत में खास महत्व है। सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पंचायत चुनावों से ही अपना सियासी सफर शुरू किया है। सल्ट के ब्लॉक प्रमुख से राजनीति का सफर शुरू करने वाले रावत केंद्र में मंत्री तो बने ही, साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। हरीश रावत की तर्ज पर ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का सफर भी जिला पंचायत सदस्य बतौर शुरू हुआ था। पंचायत से सियासी सफर शुरू करने वाले टम्टा विधायक, मंत्री, सांसद बनने के साथ ही 2 बार केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं। पंचायत का से निकला हुआ, पाठशाला से निकला हुआ जनप्रतिनिधि वो संसद में जाए या विधानसभाओं में जाए, वो अपने आप में एक महत्वाकांक्षी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके सरकारों के अंदर बना सकता है और स्वयं मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। रावत और टम्टा के तर्ज पर ही महेंद्र सिंह माहरा भी उत्तराखंड में मंत्री के साथ भी सांसद तक का सफर तय कर चुके हैं। पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, बिशन सिंह चुफाल और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी पंचायतों से निकलकर सूबे की सरकार तक पहुंचे हैं। विधायकों में भी कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सियासत की ABCD पंचायतों से ही सीखी। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर, धारचूला के हरीश धामी और लोहाघाट के खुशहाल अधिकारी और जागेश्वर के मोहन सिंह माहरा ने भी पंचायतों से राजनीति का आगाज किया था। मैं इन्हीं पंचायतों से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मैं 2 बार लंबड़ा ब्लॉक का प्रमुख रहा हूँ और तीसरी बार से पहले ही मुझे मेरी पार्टी ने विधायक का टिकट दे दिया था और मैं कई बार जीता हूँ, आज आपके सामने हूँ। इसलिए मैं अपेक्षा करूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए पंचायतों का बहुत बड़ा महत्व है। पंचायत चुनाव राजनीति की वो पाठशाला है जहां से सियासी ताने बाने की समझ पैदा होती है। यही नहीं, जमीनी हकीकत से भी यही चुनाव रूबरू कराता है। यही वजह है कि यहां से निकले नेताओं ने बड़ी बड़ी सियासी पारियां खेली हैं। ऐसे में तय है कि हो रहे पंचायत चुनावों से भी कई नेता ऐसे निकलेंगे जो आने वाले दौर में सूबे के साथ ही केंद्र की राजनीति में भी दस्तक देंगे। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ में विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। विकासनगर के सहसपुर में भारी बारिश से एक बार फिर से काफी नुकसान हुआ है। यहां पर बटोली गांव में बारिश से तबाही हुई। गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। गांव से बाजार जाने के लिए जो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया वो भी ध्वस्त हो गया। दरअसल बटोली गांव के पास पिछले दिनों हुई तेज बारिश से गहरी खाई बन गई थी। इसके बाद डीएम के निर्देश पर गाँव वालों के आने जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था, जो कल रात हुई तेज बारिश से ध्वस्त हो गया। आज नुकसान का जायजा लेने प्रशासन की टीम पहुंची है।
विकासनगर में काल से चक्राता सड़क एक बार फिर से बंद हो गई है। डेंजर जोन जजरेड़ में भारी लैंडस्लाइड हुआ और सड़क पर पहाड़ी से भारी मलबा आ गया। रोड बंद होने से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई। सड़क से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। जजरेड़ में कल भी लैंडस्लाइड हुआ था, इसकी वजह से काफी देर तक सड़क बंद रही थी। आज एक बार फिर से रोड बंद है और लोग काफी परेशान हैं। जोशीमठ भू धसाव जैसे हालात उत्तराखंड के किसी और शहर में ना हो, इसके लिए सरकार अब पहाड़ के बड़े शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का आकलन करने की तैयारी कर चुके हैं। इससे पता चलेगा कि शहर की मिट्टी और चट्टानें कितने भार सहने के लिए सक्षम हैं। देखिए, ये है सीमांत चमोली जिले का जोशीमठ शहर, वो पहाड़ी शहर जिसने आंखें खोल दी, सवाल खड़े कर दिए कि हमारी धरती आखिर कितना बोझ उठा सकती है। जनवरी 2023 में जब इस खूबसूरत शहर ने धंसना शुरू किया तो ये सवाल हर किसी की जुबान पर थे। जोशीमठ अकेला ऐसा शहर नहीं है, राज्य के अन्य शहर भी कमोबेश इसी तरह के ओवरलोड की स्थिति में है। इसके लिए अब शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का आकलन कराया जा रहा है और साइंटिस्टों की एक टीम इन दिनों नैनीताल की जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल और जियोटेक्निकल स्टडी कर रही है, जिससे नैनीताल में धरती के अंदर मिट्टी और चट्टानों की क्या स्थिति है, उसकी आंतरिक संरचना का साफ पता चल सकेगा। सॉइल का नेचर है, रॉक कैसा है, धरती के अंदर सब सरफेस में क्या स्टडी है, जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सोच के हमने एक जियो इन्वेस्टिगेशन प्लान किया है। वो सारे मेजर टाउनशिप में कराएंगे। तो हमने अभी नैनीताल में ये काम स्टार्ट कर दिया है एज ए मॉडल स्टडी। लेट्स सी दैट हाउ मच व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट वी गेट। इस सर्वे के जरिए शहर की भूस्खलन, भू धसाव जैसी घटनाओं का वैज्ञानिक आकलन होगा ही, साथ ही शहर की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अनुमान लग सकेगा। अगर नैनीताल की स्टडी सफल रहती है तो देहरादून, मसूरी, पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा जैसे अन्य पहाड़ी शहरों में भी ये प्रक्रिया लागू की जाएगी। नैनीताल और कुछ शहरों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं और उसको देखते हुए जियो इन्वेस्टिगेशन हम लोग नैनीताल में करा रहे हैं एक पायलट स्टडी के रूप में, और फिर उसके बाद हम उसको डेटा इकट्ठा करके एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद देखेंगे कि क्या कारण इसके हैं। जोशीमठ में जो हुआ वो सिर्फ भूगर्भीय हलचल नहीं थी, बल्कि मानवीय चूक भी थी। अब सवाल ये नहीं कि कितना निर्माण किया जा सकता है, बल्कि ये है कि कितना निर्माण सुरक्षित है। बेयरिंग कैपेसिटी स्टडी में हमें शहरों की रियल लिमिट का अनुमान लग सकेगा और भविष्य की योजनाएं इसी को बेस पॉइंट मानकर तय हो सकेंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। गुरुवार को जारी हुए 2024-25 के स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में इस बार भी उत्तराखंड कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। जनसंख्या और सफाई के अलग अलग कैटेगरी में टॉप करने वाले शहरों को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार किया है और उत्तराखंड के बड़े शहर नेशनल रैंकिंग में अपनी सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाए। रैंकिंग के मामले में अल्मोड़ा सबसे फिसड्डी साबित हुआ। साफ सफाई के पैरामीटर पर अल्मोड़ा की 907वीं रैंक आई है। तीर्थ नगरी हरिद्वार 363वें स्थान पर, तो पौड़ी गढ़वाल जिले का प्रमुख शहर कोटद्वार 232वें रैंक पर जाकर रुका। उत्तराखंड की एकमात्र स्मार्ट सिटी देहरादून नेशनल रैंकिंग में फिर से पीछे खिसक गई। तमाम कोशिशों के बाद भी देहरादून 62 यानी कि 62वें स्थान पर आ गया। देहरादून को लेकर तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, पर ऐसा कुछ भी कमाल नहीं हो सका। 2025 का रिजल्ट आ चुका है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून यानी कि प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम देहरादून इस रैंकिंग में 62वें नंबर पे आया है। भले ही नगर निगम अपनी पीठ थपथपा रहा हो, क्योंकि पिछले बीते साल की तुलना इस साल बताया जा रहा है कि 6 अंक निगम को अच्छे मिले हैं, लेकिन हालात अभी भी जमीनी पे आप देख सकते हैं। मैं भी देहरादून की मुख्य सड़क पे हूं और मेरे पीछे ये कूड़े का ये तमाम देख सकते हैं। ये सब एक उदाहरण है। देहरादून की तमाम जो बड़ी सड़क हैं, बड़ी जो कॉलोनी है, उनके बाहर इस तरीके का कूड़े का ढेर आपको मिल जाएगा। भले ही नगर
और देखिए, स्वच्छता रैंकिंग में उत्तराखंड के शहरों ने प्रदर्शन पर सोशल एक्टिविस्ट का मानना है कि उत्तराखंड राज्य के स्तर पर प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड के शहरों की रैंकिंग कुछ खास नहीं रही। ये चिंताजनक इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड पर्यावरण दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पर्यटन प्रदेश के लिए राज्य में कचरा होना एक बड़ी समस्या है। उत्तराखंड राज्य के स्तर पर भी जो प्रदर्शन हमारा रहा है वो बेहद पिछले कई वर्षों से यही परिपाटी जो है वो दोहराई जा रही है। प्रदर्शन बेहद लचर रहा है। ये बड़ा चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। प्रदेश में 8-10 करोड़ श्रद्धालु पर्यटक भी आते हैं। एक पर्यटन प्रदेश के लिए इस किस्म का कचरा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम, चिंता भी है और ये प्रॉब्लम भी है। देहरादून में रॉटविलर ब्रीड के कुत्ते ने बुजुर्ग महिला को बुरी तरीके से नोच डाला। अब घटना के 10 दिन बीतने के बाद भी महिला की हालत ऐसी है कि अस्पताल में भर्ती है। कई सर्जरी भी हो चुकी है, कई सर्जरी होना अभी बाकी है। जो कथित डॉग लवर्स और जानवर प्रेमी बनते हैं वो भी महिला के हाल जानने अब तक नहीं पहुंचे, जबकि महिला का परिवार गंभीर आर्थिक संकट में आ गया है। देखिए। 6 मई की सुबह देहरादून के किशनपुर इलाके में 75 साल की कौशल्या देवी को रॉटविलर ब्रीड के कुत्तों ने बुरी तरह नोच दिया था। अब 10 दिन बीत चुके हैं और कौशल्या देवी की हालत पहले से कुछ ठीक है, लेकिन उनका दर्द अभी भी कम नहीं है। अब तक 2 सर्जरी हो चुकी हैं, 2 सर्जरी अभी होना बाकी है। महिला के साथ उनका बेटा 10 दिन से अस्पताल में ही है और उनके परिवार की आर्थिक हालात बिगड़ चुके हैं। अब तक के इलाज में 3 लाख से ज्यादा का खर्च आ चुका है। आगे कितना खर्च आएगा अभी अनुमान तक नहीं है। ऐसे में एनिमल राइट एक्टिविस्ट किसी जानवर के मरने पर तो सवाल खड़े करने पहुंचते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग महिला और उसके परिवार के साथ बिना किसी कसूर के इतना सब कुछ हो गया, मगर किसी ने उनकी सुध नहीं ली। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे हाथ में बहुत दर्द है। मेरे जो कुछ हुआ तो जैसे भी हुआ, परंतु आगे जो है सरकार इसका कुछ नियम बनाए, उन्हें कठोर से कठोर दंड देने की कृपा करें। ये नियम हमारी सरकार की मुझे लगता है कि बहुत ढीले हैं, कोई सख्त नहीं है। अगर यही केस हमारी माताजी किसी कुत्ते को मार देती तो आज एनिमल राइट्स वाले बहुत इकट्ठे हो जाते, बहुत बवाल उठता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उल्टा हो गया, किसी ने कोई ना मदद की है ना ही कोई आया है। करीब करीब हर शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कहीं स्ट्रीट डॉग्स लोगों को शिकार बनाते हैं तो कहीं खतरनाक ब्रीड के पालतू कुत्ते इंसान पर टूट पड़ते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मजबूर इंसान कब तक इन कुत्तों और उनके चाहने वालों को झेले, जबकि ऐसे लोगों पर और ऐसे कुत्तों पर सख्ती जरूरी है और पीड़ित के इलाज के हर्जाने की भी पूरी व्यवस्था होना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। जो लोग गरीबी को अपनी पढ़ाई के आगे बाधा मानते हैं, उनके लिए रुद्रप्रयाग की केदार घाटी के युवक अतुल एक आदर्श हो सकते हैं। अतुल का चयन IIT मद्रास में हुआ है, जहां वो अब MSc गणित की पढ़ाई करेंगे। लेकिन अतुल के लिए IIT मद्रास तक का सफर आसान नहीं था। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते अतुल ने 14 साल की उम्र में मजदूरी की, फिर बाद में घर से केदारनाथ के लिए निकल गए, जहां वो घोड़े खच्चर का संचालन करने लग गए। उसकी मजदूरी से मिले पैसे से अपनी पढ़ाई जारी रखी। अतुल ने 10वीं के 16वीं रैंक हासिल की, जबकि इंटरमीडिएट में 21वीं रैंक मिली। फिर श्रीनगर केंद्रीय विश्वविद्यालय से BSc की पढ़ाई की और अब आगे की पढ़ाई को मद्रास IIT से करेंगे।